ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే తనపై ఆరోపణలు చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలపై ప్రధాని మోదీ రాజ్యసభలో విరుచుకుపడ్డారు. విపక్షాలు తనను చూసి వణుకుతున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. తనను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేక రాజకీయ వికృత క్రీడలకు పాల్పడుతున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై లోక్సభలో సమాధానమిచ్చిన ఆయన రాజ్యసభలో జవాబు చెప్పారు. ప్రధాని మాట్లాడడానికి లేవగానే విపక్ష ఎంపీలు వెల్లోకి దూసుకెళ్లి అదానీ వ్యవహారంపై సంయుక్త పార్లమెంటరీ సంఘంతో దర్యాప్తు జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన ప్రసంగిస్తున్నంత సేపు మోదీ అదానీ భాయ్ భాయ్ అంటూ నినాదాలు కొనసాగించారు. వారి అరుపులు కేకలు నడుమ గంటన్నర పాటు ఆయన మాట్లాడారు. ప్రతిపక్షాలు ఎంతగా బురద జల్లితే కమలం అంతగా వికసిస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఆ పార్టీకి దేశ సంక్షేమం పట్టదని, రాజకీయ ఆంక్షలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఏమైనా చేస్తుందన్నారు. రాష్ట్రాలను బీజేపీ కల్లోలపరుస్తోందని ఆరోపిస్తున్నారు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని, కేరళలో లెఫ్ట్ సర్కార్ను, మహారాష్ట్రలో శరద్ పవార్ ప్రభుత్వాన్ని, తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ సర్కార్ను కాంగ్రెస్ బర్తరఫ్ చేసిందని ప్రధాని అన్నారు. ఎన్టీఆర్ వైద్య చికిత్స కోసం అమెరికాలో ఉంటే ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిస్మిస్ చేశారు. డీఎంకే కాంగ్రెస్ తో చేతులు కలపడం చూసి సమాధిలో ఉన్న ఎంజీఆర్ కూడా కలత చెందుతుంటారు. ఇక రాష్ట్రాల హక్కులను కాలరాయడమే గాక రాజ్యాంగంలోని 356 అధికారాలను దుర్వినియోగం చేసి ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలను కాంగ్రెస్ తన ఏలుబడిలో 90 సార్లు రద్దు చేసిందన్నారు. ఇందిరాగాంధీ ఒక్కరే 50 సార్లు ప్రభుత్వాలను కూల్చారని, అయినా కొన్ని పార్టీలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కు చేరువయ్యాయని ఆక్షేపించారు. ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పలు పార్టీలు ఉచిత పథకాలకు హామీలు ఇవ్వడం, మోయలేనంత భారం పడే పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పడంపై ప్రధాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది అనర్థదాయకమని స్పష్టం చేశారు. అసమర్థ ఆర్థిక విధానాలతో కొన్ని పొరుగు దేశాలు దివాలా తీశాయన్నారు. लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा, हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई
देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है कि उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी संवत्सरी मनाते थे, फलानी तारीख को खंभा डाला गया था, बिजली तो आती नहीं थी। आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े। हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा, हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही, उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी
तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की